ठीक है, पूछ रहे हैं आप एमपी बोर्ड ले जाते हो? नहीं, बोर्ड है ना मेरे पास, सब है। चलो शुरू करते हैं। पहले अपन पढ़ते हैं क्योंकि बहुत जरूरी है अपन को पढ़ना। अपन क्या करेंगे ऐसे ना, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक में अपन ने पहले हेलोजनेशन पढ़ा था, ठीक है ना। फिर अपन पढ़ते हैं दैट इज नाइट्रेशन। अपन ने लास्ट टाइम में वो सीखा था, पता है, याद है तुम्हें, मतलब काइनेटिक्स ऑफ रिएक्शन, जिसमें मैंने ग्राफ वगैरह बताए थे आपको, है ना। नाइट्रेशन में क्या होता है, नाइट्रेशन अगर करना है तो इन प्रेजेंस ऑफ concentrated nitric acid and H2SO4, या फिर अपन उसमें N2O5 भी ले सकते हैं। ये दोनों में से कोई भी ले सकता हूँ। हाँ, अभी तो उसी कर रहे हैं। मॉर्निंग में अपन टाइमिंग जो होगा वो अपना 7:30 होगा मॉर्निंग का टाइम, 7:30 to 9 लिखेंगे, ये मॉर्निंग का टाइम है। इन दोनों के प्रेजेंस में कर सकते हैं। अभी ऐसे लिखा होता है, हम HNO3 से रिएक्ट करेंगे और H2SO4 कैटलिस्ट है। हेमांग बताओ H2SO4 कैसे, तो we'll get the product as that is ये नाइट्रोबेंजीन, ये नाइट्रोबेंजीन है, ठीक है ना, प्लस H2O बनेगा। हाँ, दैट इज ORM2 चल रहा ना, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक, यही तो पढ़ रहे थे अपन लास्ट टाइम, उसी शुरू किया था ना अपन लास्ट टाइम, वही पढ़ रहे थे, ORM2 ही कर रहे हैं। ORM2 में इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक थोड़ा टाइम लेगा क्योंकि शीट में काफी, शीट के हिसाब से पढ़ाऊंगा तो बहुत कम है, अदरवाइज अपन को थोड़ा टाइम देना पड़ेगा उसमें। तो ठीक है, मतलब ये अपने आप में एक चैप्टर जैसे है, तो मैं नहीं चाहता कि वो जल्दी से खत्म हो जाए। नाइट्रेशन करूंगा तो इट विल बी लाइक दिस। इसकी जगह अपन अब इसमें ना HNO3 के साथ H2SO4 लिखा होता है। इसमें क्या होता है, जो HNO3 होता है ना वो H2SO4 से रिएक्ट करता है, H प्लस है HSO4 निकला हुआ है। अपन को पता है H2SO4 इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड देन HNO3। नाइट्रिक एसिड से H2SO4 स्ट्रॉन्गर होता है, ये आपको अच्छे से पता है। स्ट्रॉन्गेस्ट जो अपन पढ़ते हैं वो HClO4 है, फिर HI पढ़ते हैं, फिर HBr पढ़ते हैं, फिर H2SO4 पढ़ते हैं, फिर HCl पढ़ते हैं, फिर HNO3 पढ़ते हैं। दैट इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिड, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ एसिड, ये अपन ने पढ़ रखा है। अपन क्या करेंगे, ये इससे रिएक्ट करेगा, ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, तो ये बनाएगा एक H2O, राइट। मतलब मैं इसमें क्या करता हूं, एक बैलेंस रिएक्शन लिख देता हूं rather than going for a mechanism, rather than going for a mechanism मैं इसमें एक डायरेक्ट रिएक्शन लिखता हूं। इसके दो मोल्स होते हैं जो अपन यूज करते हैं, मतलब हमें इसको एक्सेस में लेना होता है H2SO4, इसके दो मोल्स होते हैं इसलिए अपन उसे एक्सेस में लिखते हैं। मैं आपको रिएक्शन बैलेंस दिखा देता हूं, एक H3O पॉजिटिव बनेगा, एक NO2 पॉजिटिव बनेगा और दो मोल्स HSO4 नेगेटिव बनेंगे, ये बनता है। जितने पॉजिटिव चार्ज हैं उतने नेगेटिव चार्ज भी है, दिस इज द इलेक्ट्रोफाइल। तो इसको अपन कहते हैं नाइट्रोनियम आयन विच एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल, जो इसमें इलेक्ट्रोफाइल होगा। अब अपन क्या बोलते हैं इसमें, जैसे अपन ने लिखा, मैं थोड़ा सा मतलब ऐसे लिख लेते हैं अपन कि सर आपने जो बताया है, अपन ने NO2 लिखा और HNO2 लिखा एक्चुअली, तो थोड़ा सा देख लेते हैं ऐसे, अपने पास ऑक्सीजन था, अपने पास ऐसे था, और अपन ने HSO4 लिखा नेगेटिव, ये H प्लस आयन इसके लोन पेयर पर अटैक करेगा,
दोनों ही एक्वस होंगे, ये तो अपन को पता है। अगर आप कॉन्सेंट्रेटेड लिखोगे तब भी वो एक्वस होता है, ये अपन को पता है। ठीक है, ये इस पर अटैक करेगा तो अपन को ऐसा लगता है HOH बनेगा और एक पॉजिटिव चार्ज आएगा और एक N डबल बॉन्ड हो और ये N2 आएगा। हम इसमें फिर HSO4 ऐड करते हैं, H2SO4 ऐड करते हैं, मतलब H प्लस आइन और HSO4, तभी तो अपन एक्सेस लिखा। इस पे एक लोन पेयर है, एक लोन पेयर से एक इलेक्ट्रॉन अपन ने इसको दिया, एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन से लिया तो उस पर ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन लिया तो पॉजिटिव चार्ज, इसको दिया तो पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो गया। अब इसके पास जो दूसरा लोन पेयर है ना, कभी भी कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे एक से ज्यादा पॉजिटिव चार्ज नहीं आ सकता। तो ये H प्लस आइन जैसे जैसे इस पर अटैक कर रहा होगा इसके लोन पेयर पे, वैसे वैसे ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा होगा। कभी भी किसी भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे एक से ज्यादा पॉजिटिव चार्ज नहीं आ सकता, ये बात पहले भी बोली हुई है। बट अभी आप ध्यान रखो, कभी भी अपन हाइड्रोनियम आयन तो बनाते हैं, अपन हाइड्रोनियम आयन तो बनाते हैं, बट अपन कभी ऐसे नहीं बनाते, ये कभी नहीं बनाया दो पॉजिटिव चार्ज। कभी भी किसी भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे दो पॉजिटिव चार्ज नहीं आ सकते, ये एक लोन पेयर, ये दूसरा लोन पेयर, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। ये एक ही लोन पेयर है, एक ही पॉजिटिव चार्ज आ सकता है। जैसे अपन कहेंगे भाई सोडियम है, सोडियम पे एक नेगेटिव चार्ज आ सकता है, किसी भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल पे एक नेगेटिव चार्ज आ सकता है। और अगर अपन से कोई पूछेगा कि बताओ लिथियम है और बेरिलियम है, ये अल्कली मेटल है, ये अल्कलाइन अर्थ मेटल है, दोनों में से किसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगा? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अल्कली मेटल या अल्कलाइन अर्थ मेटल, किसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगा? अल्कली मेटल का। व्हाट इज सो? ऐसे ये इलेक्ट्रॉन, इसका तो जीरो होता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होते ही नहीं, अच्छे से पता है उनको। अल्कलाइन अर्थ मेटल, नाइट्रोजन और नोबल गैसेस, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज जीरो। Alkaline earth metal, noble gases, and nitrogen. Electron affinity is zero. Nitrogen can have this, sodium can have negative charge. ईथर्स में होते हैं ना सोडियम पे नेगेटिव चार्ज, वो अपन बाद में पढ़ेंगे, क्राउन ईथर्स बोलते हैं उनको अपन। किसी भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे कभी भी एक से ज्यादा पॉजिटिव चार्ज नहीं आ सकता, ये अपन को हमेशा पता होगा। तो फिर अपन क्या करेंगे, इधर HOH, और जैसे जैसे ये वाला H इस पर अटैक कर रहा था तो 3H आ गए, और जैसे जैसे वो अटैक करेगा इसकी तरफ आएगा, मतलब जैसे जैसे ये इस पर अटैक कर रहा है, ये बॉन्ड साइमल्टेनियसली ब्रेक हो रहा होगा, तो ये इस इलेक्ट्रॉन पेयर से एक इलेक्ट्रॉन उसको दे रहा होगा और साइमल्टेनियसली उसके पास ये पेयर आ रहा होगा, इस पे एक पॉजिटिव चार्ज रहेगा, और नाइट्रोजन का ये वाला इलेक्ट्रॉन जाएगा तो नाइट्रोजन पे भी एक पॉजिटिव चार्ज आएगा, और दो H2SO4, दो HSO4 नेगेटिव होगा, एक यहां से और एक यहां से। अब देखा जाए तो ये जो रिएक्शन था, अपन इसको कहेंगे भाई ये बेस है, ये एसिड है, दैट इज लाइक अ ब्रोंस्टेड एसिड बेस ना। जो प्रोटॉन डोनर है वो एसिड है, जो प्रोटॉन एक्सेप्टर है वो बेस। मतलब नाइट्रिक एसिड में, HNO3 में कोई भी ऐसा एसिड डालो जो उससे ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड होगा, इट विल फॉर्म अ सॉल्ट। अगर अपन देखें तो अगर आप सर इसे बेस बोलोगे, इसे एसिड बोलोगे, तो आपको फिर सॉल्ट बोलना चाहिए इधर। भाई ये NO2 पॉजिटिव और HSO4 नेगेटिव इज अ सॉल्ट। सो ये और इसमें से एक जो होगा HSO4 नेगेटिव, दैट इज अ सॉल्ट। तो यहां पर सॉल्ट फॉर्म होता है। तो आप यहां पर कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड ले सकते हो, मतलब देखो 99% में जो क्वेश्चन फ्रेम होंगे ना, वो H2SO4 और HNO3 से होगा या फिर इससे होगा। तो फिर बाकी अपन बात ही नहीं करते हैं अभी। हाँ तो HNO3 एसिड है तो बेस जैसे बिहेव नहीं करेगा। अगर किसी के पास लोन पे है तो लुईस बेस है, जो दे सकता है।
ठीक है ना। तो अगर वो एसिड है, उससे ज्यादा एसिडिक आ जाए तो उसे बेस जैसे बिहेव करना पड़ेगा। तो अपन कहेंगे सर ठीक है, चलो अब इसमें आप ये बताओ, जैसे अपन इसको थोड़ा सा ग्राफिकली देखें, अगर इसको अपन ग्राफिकली चेक करें द रिएक्शन कोऑर्डिनेट, तो अगर अपन इसमें रिएक्शन कोऑर्डिनेट चेक करेंगे ना, ये तो पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ होंगे, द रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स, यहाँ पर अपन रिएक्शन लिख रहे हैं, तो जो ग्राफ होगा दैट विल बी लाइक दिस, दैट्स एक्सोथर्मिक रिएक्शन, नो डाउट। The graph will be like this. This is the energy of the reactant and this is the energy of the product. ये एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट है, ये एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट, ये एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट। तो फिर ये E1 हो गया, साफ साफ दिख रहा है अपन को कैसा रिएक्शन हो रहा है, और ये E2, दिस इज E2। तो फर्स्ट स्टेप विल बी द रेट डिटरमिनिंग स्टेप। तो जब इसमें अपने पास बेंजीन है, एरोमेटिक, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, और एरोमेटिक उसमें हमेशा बेंजीन होगा, ये अपन ने पढ़ा था। ये इस पर अटैक करेगा, एरेनियम आयन बनेगा, वी नो दैट सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनता है, तो सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनेगा। बाकी अपन ने मैकेनिज्म लास्ट टाइम डिस्कस किया था, बताने की जरूरत नहीं है। और इवन ग्राफ में भी आपने बताया था कि किस स्टेप को कैसे रिप्रेजेंट करना है तुमको। ये प्रोडक्ट बनेगा, दैट इज द प्रोडक्ट, दैट इज द प्रोडक्ट। सो दिस इज अबाउट नाइट्रेशन। नाइट्रेशन में अपन क्या करेंगे, बेंजीन में अगर अपन को ये कॉम्बिनेशन, मोस्टली मैंने आपसे कहा 99% केस में यही मिलेगा अपन को, बट हम यहाँ पर कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड ले सकते हैं और सॉल्ट बना सकते हैं, तो भी वो चलेगा, तब भी अपन बता सकते हैं कि वो रिएक्शन वहां पर होगा। ये नाइट्रेशन है, मतलब मैं बेंजीन को अगर कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करोगे H2SO4 में, मैं नाइट्रेशन कर दूंगा बेंजीन का, बेंजीन था नाइट्रोबेंजीन बना दूंगा। अगर बेंजीन पे NO2 ग्रुप लगाना है तो ऐसे लगाना है। अब मैं सल्फोनेशन की बात करूंगा, दैट इज थर्ड एप्लीकेशन, सल्फोनेशन। सल्फोनेशन में क्या होगा, इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, इसमें हमें सिर्फ सल्फ्यूरिक एसिड लेना है, वो भी एक्सेस में। आप ओलियम भी ले सकते हो, या डायरेक्टली एनहाइड्रस SO3 भी ले सकते हो, इनको भी लेके अपन सल्फोनेशन कर सकते हैं। नाइट्रेशन मीन्स आप किसी भी रिएक्टेंट को नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करोगे और उसमें अगर नाइट्रोजन का कोई ऑक्साइड ऐड होता है, देन द प्रोसेस विल बी कॉल्ड एज नाइट्रेशन। नाइट्रोजनियस कंपाउंड बन गया ना, ये बेंजीन से नाइट्रोजनियस कंपाउंड, दैट इज कॉल्ड नाइट्रेशन। बेंजीन के नाइट्रेशन में भी गट NO2, राइट। अगर नाइट्रोजन ऑक्साइड उसमें ऐड हो रहा है, दैट विल बी कॉल्ड एज नाइट्रेशन, दैट इज कॉल्ड नाइट्रेशन। तो अब अपन ने क्या किया, सीधी सीधी बात है, अपने पास बेंजीन था, अपन को क्या करना है, HNO3 से रिएक्ट करवाना है, कैटलिस्ट हो गया H2SO4, हो गया प्रोडक्ट, ये नाइट्रोबेंजीन बना देना है, दैट इज द रिएक्शन, दैट इज नाइट्रेशन। बाकी अपन को ज्यादा कुछ भी नहीं सोचना। हाँ, नाइट्रिक एसिड होगा या तो इस कॉम्बिनेशन से या फिर इस कॉम्बिनेशन से, लिखा था ना मैंने ऐसे, या तो इस कॉम्बिनेशन से या फिर इससे लिख लेंगे या फिर इससे लिख लेंगे, तीनों में से किसी से भी हो सकता है नाइट्रेशन। तो सल्फोनिक ग्रुप में अपन को पता है क्या क्या होता है। तो सल्फोनेशन में जैसे अपन ने लिखा ना,
तो अपन कहेंगे भाई यहाँ पर सल्फोनेशन में जो आपने बताया, सल्फोनेशन कैन बी कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4, तो आपको H2SO4 एक्सेस मिलेगा। एक्सेस मतलब 2 मोल्स। अब या तो आप कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ले लो, या फिर आप ओलियम ले लो, या फिर आप SO3 ले लो। ओलियम अपन सबको पता है क्या होता है, H2SO4 के साथ रिएक्ट करूंगा तो आई गेट दैट बेंजीन सल्फोनिक एसिड प्लस बेंजीन सल्फोनिक एसिड प्लस H2SO4 भी होता है, क्योंकि 2 मोल यूज करेंगे, 1 मोल तो ऐड हो गया, दूसरा मोल अपनी एक तरीके से होता है कि भाई हम यहाँ पर कॉन्सेंट्रेटेड यूज करते हैं, हमको यहाँ पर डाइल्यूट मिल जाता है, ऐसे भी होता है। The reaction is like this, सल्फोनेशन। अब सल्फोनेशन में एक्चुअली व्हाट हैपेंस कि इसमें अपन कहेंगे H2SO4 जो होता है तो दूसरे H2SO4 मॉलिक्यूल से रिएक्ट करता है। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 दूसरे मॉलिक्यूल से रिएक्ट करता है और वो बनाता है H3O पॉजिटिव प्लस SO3 प्लस HSO4। रिएक्शन इज बैलेंस्ड, मतलब H2SO4 से रिएक्ट करता है। इसमें से एक एसिड होता है, दूसरा बेस होता है। सेल्फ एसिड बेस रिएक्शन, सेल्फ एसिड बेस रिएक्शन, एंड दैट इज अ फैक्ट। जब कोई कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 का बॉटल होता है ना, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 का बॉटल है ना, तो इसमें H2SO4 आपस में ही रिएक्ट करते हैं H2SO4 और ये रिएक्शन बनता है। सॉल्यूशन में ये रहेगा, ये रहेगा, ये गैसियस स्टेट में यहाँ रहता है। आप जितने बार बॉटल ओपन करोगे ये एस्केप करेगा। मतलब आपने ये कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लिया होता है, आप जितने बार बॉटल ओपन करोगे उतने बार SO3 वहां से एस्केप करेगा। सो जितना ज्यादा SO3 यहां से एस्केप करेगा उतना ज्यादा इसका डाइल्यूशन हो जाएगा, ये बचेगा। ये दोनों मिला के वाटर बना सकते। मतलब जिस बॉटल में मैंने कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 रखा था, अगर मैं उस बॉटल से उसको यूज करूंगा काफी दिन तक, तो जो बचा हुआ H2SO4 होगा आफ्टर 4-5 मंथ्स वो डाइल्यूट H2SO4 बन जाएगा, क्योंकि इससे SO3 स्किप करता रहेगा। और ऐसा फैक्ट है, होता भी है। और H2SO4 इतना डेंजरस होता है कि अपन ऐसे नहीं कर सकते, H2SO4 बॉटल तो बंद है, चलो इसको उल्टा करके शेक कर देते हैं। इट इज वेरी डेंजरस। H2SO4 कॉन्सेंट्रेटेड है, अगर उसका थोड़ा सा भी ड्रॉप हमारे ऊपर गिरा तो जहां गिरेगा वहां स्पॉट बन जाएगा, होल भी बन सकता है, स्किन तो बर्न हो ही जाएगा पूरा। इसको प्रिवेंट नहीं कर सकते और ये करेगा ही करेगा। यूज करते हैं उससे जल्दी। H2SO4 बहुत सारी जगह यूज होता है, मतलब अपन कहानी में नहीं जाना चाहते, लेकिन जिस कंट्री में H2SO4 सबसे ज्यादा यूज होता है वो मोस्ट डेवलप्ड कंट्री होता है। मोस्ट डेवलप्ड कंट्री होगा तो उसका कैलकुलेशन जनरली इसी से होता है, उस कंट्री में कितना H2SO4 यूज होता है। जितना ज्यादा H2SO4 यूज होगा, क्योंकि ऐसा कोई प्रोसेस नहीं ना जिसमें H2SO4 यूज ना हो, सभी जगह यूज होता है। एसिड तो ये यूज करना होगा, मैं HNO3 यूज नहीं कर सकता। HNO3 इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कोई यूज नहीं करेंगे। वो इनऑर्गेनिक में देखेंगे अपन, मतलब HNO3 में अपन और भी मतलब ज्यादा डिस्कस कर सकते थे। अब मैंने कहा था ना कि अपन उसमें नहीं जाना चाहते कि चलो कहानी पे जाते हैं कि कौन क्या क्या करेगा।
अपन को कहानी नहीं बनानी, अपन तो ऐसे ही करेंगे कि आप ये बताओ हमें करना क्या है। अभी व्हाट विल हैपन, जैसे H2SO4 से रिएक्ट करेगा तो ऐसा क्या होता है कि भाई ये ना वापस, क्योंकि SO3 है और ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो ये पानी में डिसॉल्व भी होता है, मतलब रिएक्शन इज इन इक्विलिब्रियम स्टेट। SO2 स्किप करेगा तो अपन रोक सकते हैं, ओपन करोगे बॉटल तो रिएक्शन विल शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो जब एक H2SO4 होता है, वैसे अब तक अपन काफी ज्यादा पढ़ता है और अपन को ये तो पता लगी गया कि अगर एक्वस सोल्यूशन है तो जो दोनों ऑक्सीजन दोनों तरफ से बॉन्डेड होता है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है, काफी देर से पढ़ रहा है। इसको मैं शॉर्ट में लिख लेता हूँ, एक H2SO4 का स्ट्रक्चर बनाया, दूसरे को शॉर्ट में लिखता है। तो ये H+ जो होगा इट विल अटैक ऑन दिस, इस पर अटैक करेगा तो ऐसे बनाएगा, तो ये एसिड हो गया, उसने प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया इसलिए बेस। तो अपन बनाएंगे भाई H हो गया, SO ऑक्सीजन हो गया और सल्फर डबल बॉन्ड हो गया, डबल बॉन्ड हो गया, H हो गया और इधर भी H हो गया, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो अगर अपन चेक करेंगे तो अपन कहेंगे सर इसमें पहले से कॉन्जुगेशन चल रहा था, इसके पास लोन पेयर है, ये कॉन्जुगेशन तो पहले से चल रहा था, लोन पेयर डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन। तो अभी व्हाट विल हैपन कि जब ये कॉन्जुगेशन हो रहा है ना तो यहाँ OH अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं होता, लेकिन वाटर एक अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। जब ये H+ आइन इस पर अटैक कर लेगा तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, अगर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो इसकी लिविंगबिलिटी बढ़ेगी, तो ये लीव करेगा। अगर ये लीव करेगा तो अपन लिखेंगे HO डबल बॉन्ड S, इस पर पॉजिटिव चार्ज, एक लोन पेयर से मैंने पाई बॉन्ड बनाया वो कॉन्जुगेशन की वजह से, एक लोन पेयर उसके पास है, डबल बॉन्ड को ऐसे ही रहने दिया और ये भी डबल बॉन्ड, और वहां पर वाटर बाहर निकला। ये जो वाटर बाहर निकलेगा, अब यहाँ पर HSO4 भी था अपने पास, अपन को पता है, तो ये HSO4 से आप इसको निकाल दो, क्योंकि अगर इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये प्रोटॉन को लीव करना चाहेगा, और प्रोटॉन बहुत अच्छा लीविंग ग्रुप होता है, क्योंकि प्रोटॉन से ज्यादा स्ट्रॉन्ग और क्या एसिड होगा। तो क्या मिलेगा अपन को, HSO4, ये H2SO4 प्लस वाटर प्लस SO3। अब ये तो SO3 बनेगा, इधर आएगा तो इधर लोन पेयर आ गया ना SO पे, तो ये तो SO3 बना लेगा, ये H2SO4 बन जाएगा और ये वाटर, H2SO4 इन वाटर विल dissociate and forms H3 positive and HSO4 negative, तो मैंने लिखा, मुझसे पूछेंगे इट इज अ सेल्फ एसिड बेस्ड रिएक्शन। अभी व्हाट विल हैपन, अब H2SO4 को वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो नो डाउट ऐसे बनेगा, ये एनाइन इससे फिर प्रोटॉन निकालने की कोशिश करेगा, वाटर बनेगा, और वाटर बनेगा तो थोड़ा ये डिसॉल्व भी होगा, अगर डिसॉल्व होगा तो फिर वापस बनेगा, फिर ये इक्विलिब्रियम बनेगा, वापस बनेगा, तो ये इक्विलिब्रियम बनेगा। वैसे भी अगर आप वाटर में SO3 लिखोगे तो मैं इक्विलिब्रियम तो एस्टैब्लिश करूंगा, सो इक्विलिब्रियम बनेगा। इधर SO3 एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल, SO3 पे पॉजिटिव चार्ज तो है नहीं, फिर इलेक्ट्रोफाइल कैसे हो गया, है ना, इस पे पॉजिटिव चार्ज तो है नहीं, फिर इलेक्ट्रोफाइल कैसे हो गया, तो फिर कोई बात नहीं, लेकिन वो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक है। कैसे, इसके पास 3 डबल बॉन्ड वाटर हैं, मतलब इसके पास 3 डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, इसके पास तो डेल्टा नेगेटिव चार्ज होंगे, 3 डेल्टा पॉजिटिव चार्ज सल्फर पे। सो अगर उसके पास 3 डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होंगे सल्फर पे, ऑब्वियस सी बात है वो उस पे, इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उस पर अटैक करेगा। अटैक भी इसलिए इजिली कर लेगा क्योंकि अगर अपन इससे मान लो बॉन्ड बनाते हैं, ये वाला, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट करते हैं तो अरेनिमाइन बनेगा ना इधर पॉजिटिव चार्ज, और जब अपन ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करेंगे तो तीनों में से क्योंकि सल्फर 6 से ज्यादा बॉन्ड थोड़ी बनाएगा, एक बॉन्ड को शिफ्ट करेंगे, और बॉन्ड कौन सा ब्रेक करना पड़ रहा है, वो भी पाई बॉन्ड, इट्स अ वीक बॉन्ड, तो अपन कहेंगे फिर ये ऐसे बना देगा,
इट विल बी लाइक दिस, इधर पॉजिटिव चार्ज आ गया, इधर तो डबल बॉन्ड रहेंगे ऐसे, डबल बॉन्ड और नेगेटिव डबल बॉन्ड, ये ऐसे बन जाएगा। दिस इज एरेनिमाइन, तो एरेनिमाइन होगा तो अपन बना सकते हैं, एरेनिमाइन विल बी लाइक दिस, डीलोकलाइज ओके, अपन ऐसे बना सकते हैं, इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बना देते हैं बस, ये इसका रेजोनेंस हाइब्रिड, और यहाँ पर एक हाइड्रोजन होगा और एक SO3H होगा। SO3H क्यों? क्योंकि यहाँ पर H3 पॉजिटिव है ना, इस पर नेगेटिव चार्ज और उस पर पॉजिटिव चार्ज, तो आपस में रिएक्ट करके वाटर बना देंगे। यहाँ पर उसमें H3 पॉजिटिव है ना सोल्यूशन में, उसके साथ मैंने इसको रिएक्ट करवाया तो ये बना है और वाटर बन गया। अब क्या, हाइड्रोजन को हटाते हैं, जैसे अपन लिखते हैं भाई, ये हाइड्रोजन को हटा दिया मैंने, इधर हाइड्रोजन को हटाया और बन गया सल्फोनिक बेंजीन। भाई हाइड्रोजन को हटाएंगे तो क्या बनेगा, ये हाइड्रोजन कैसे हटेगा, अपन कहेंगे HSO4 नेगेटिव है ना अपने पास, ये इस हाइड्रोजन को लेके, वो हाइड्रोजन को लेके जाएगा तो अपन कहेंगे ठीक है, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट कर देते हैं तो बन गया, दैट इज द प्रोडक्ट। और लास्ट में बना अपने पास H2O प्लस H2SO4, ये बना अपने पास। अब ये रिएक्शन भी इक्विलिब्रियम में होता है, ये रिएक्शन भी इक्विलिब्रियम में होता है। हम कहेंगे ये वाला रिएक्शन क्यों इक्विलिब्रियम में होगा सर, ये तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड बन गया, ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड बन गया, तो ये इक्विलिब्रियम में क्यों होगा, तो अपन कहेंगे उसका इक्विलिब्रियम इसलिए होगा, इसका इक्विलिब्रियम इसलिए होगा बिकॉज the above reaction exists in equilibrium state. इक्विलिब्रियम स्टेट मतलब आप इस रिएक्शन को इक्विलिब्रियम बोल रहे हो। चलो देखते हैं क्या हुआ है वो इक्विलिब्रियम में। तो अपन कहेंगे अगर उसको इक्विलिब्रियम करना है मुझे, तो विल से दैट इन वाटर बेंजीन सल्फोनिक एसिड will dissociate, to give H plus sign। ऑब्वियसली बात है, अपन ने इस ग्रुप को काफी पढ़ा हुआ है GOC2 में, एसिडिक स्ट्रेंथ्स में अपन ने काफी डिस्कस किया हुआ है, तो इसका मतलब ये ऐसे एग्जिस्ट करेगा बेंजीन सल्फोनेट के फॉर्म में, बेंजीन सल्फोनेट के फॉर्म में, क्योंकि वाटर में तो ये ऐसे ही रहेगा ना, इफ इट इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, ऐसे रहेगा वाटर में। तो अपन कहेंगे ठीक है, अगर वाटर में ये ऐसे रहेगा तो हमें एक बात पता है कि अगर कोई स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं तो उसकी लिविंगबिलिटी बहुत अच्छी होती है। SO3 is anhydrous sulfuric acid, सल्फ्यूरिक एसिड, मतलब आप ये बोल रहे हो कि H2SO4 से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, नॉट इन गैसियस स्टेट बट अगर कॉन्सेंट्रेटेड बहुत सारा H2SO3 वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो इट फॉर्म एसिड, और इसका एसिडिक स्ट्रेंथ काफी होगा। अगर इसका एसिडिक स्ट्रेंथ काफी ज्यादा होगा तो इसकी लिविंगबिलिटी अच्छी होगी, इस पर नेगेटिव चार्ज स्टेबल है, क्यों, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और बहुत सारे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, सो इलेक्ट्रॉन मिट रहे हैं, मतलब वो लीव करेगा तो विल गेट लाइक दिस, और SO3 इसके, और अगर ये स्केप करेगा तो कहेंगे ठीक है, अगर वाटर है तो वाटर से एब्जॉर्ब कर हो जाएगा ये, और आपके पास प्रोटॉन था ही, ये प्रोटॉन है,
ये प्रोटॉन को ये दे देते हैं, बस बेंजीन बनेगा। और H2SO4 ले लो आप, या फिर H2 ले लो आप, SO3 या H2 जो मर्जी चाहिए, ये वापस रिएक्ट करेंगे, वापस इक्विलिब्रियम में, वापस बेंजीन सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा। तो अब होगा कि सर ठीक है, मतलब यहां पर आपने मुझे बताया कि SO3 अटैक्स ऑन बेंजीन, अटैक्स ऑन बेंजीन, तो वी गॉट दिस इज सिग्मा कॉम्प्लेक्स, दिस बेंजीन सल्फ्यूरिक एसिड। मैंने यहाँ पर H2SO4 जो लिया था वो कॉन्सेंट्रेटेड था, और मेरे पास जो यहाँ पर बना वो डाइल्यूट H2SO4, एक वाटर भी आ गया ना, और एक H2SO4 यूज भी हो गया, और ये बेंजीन सल्फ्यूरिक एसिड है। तो अब अपने दिमाग में आएगा कि सर ये बताओ कि मतलब इन दोनों में से प्रोडक्ट क्या लिखना है मुझे। तो अपन कहेंगे देखो, अगर SO3 को हटा दिया जाए, स्केप कर जाएगा, तो ये रिएक्शन बेंजीन सल्फ्यूरिक एसिड नहीं बना पाएगा। मतलब आप ये बोल रहे हो मुझको कि अगर मेरे पास बेंजीन है और मैं इसको रिएक्ट करूंगा कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ, the product I got is benzene sulfuric acid, SO3H plus H2 plus H2 SO4. So at 25 degrees centigrade, this will be the product. But at 100 degrees centigrade, the reverse reaction will be the product. अगर आप हीट करोगे तो ये से रिएक्ट करके क्या बना रहा था, SO3 बना रहा था। अगर आप हीट करोगे तो जो SO3 बन रहा है रिवर्स रिएक्शन में, इसके ये एग्जिस्ट करेगा, जो रिवर्स रिएक्शन में ये बन रहा है, अगर आप हीट करोगे तो स्केप कर जाएगा। अगर ये स्केप करेगा इधर जो बैकवर्ड रिएक्शन में, SO3 जो इससे स्केप करेगा, तो फिर रिएक्शन का फॉरवर्ड आना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, तब बैकवर्ड विल बी मोर। तो हमें क्वेश्चन में टेम्परेचर देखना होगा। अगर टेम्परेचर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब बेंजीन का, वैसे भी अपन को पता है बेंजीन को कंसंट्रेटेड H2SO4 से रिएक्ट करोगे ना, आई एम गोइंग टू राइट दैट बेंजीन सल्फोनिक एसिड को एसिड के साथ रिएक्ट करने का मतलब ही है कि आप डीसल्फोनेशन चाहते हैं, दिस इज सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन। और इसको अपन कहेंगे डीसल्फोनेशन, that is sulfonation and then desulfonation. This is how we can write that for the sulfonic acid. अब इसमें एक पार्ट आएगा कि भाई एक तो इसमें दो चीजें होंगी, एक तो आप इसका ग्राफ बना के दिखाओ, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ बना के दिखाओ। अगर अपन इसका पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ देखेंगे और रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स, रिएक्शन दैट इज रिएक्टेंट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, तो अपन ऐसे देखेंगे, the reaction will be like this, the reaction is like this। मतलब अगर अपन चेक करें इसमें, ऊपर बनाना गायब ही हो गया, अरे यार इतना अच्छा बनाया था मैंने। तो हटाना ही पड़ेगा, सब अपन कहेंगे ठीक है, अभी जैसे बनाया था वैसे बनाया। तो अगर अपन ग्राफ बनाएंगे ना है ना, देखा मैंने यूज कर लिया ना आज। तो अपन कहेंगे ठीक है, मतलब अपन ऐसे बना देते,
ये देखिए ग्राफ को देख के अपन को साफ साफ समझ में आ रहा है कि आप एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन तो यही बताओगे या सिग्मा कॉम्प्लेक्स बताओगे, ये तो E2 है ना। तो फर्स्ट स्टेप विल बी द रेट डिटरमिनिंग स्टेप, जहां इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। लेकिन एक प्रॉब्लम होगा, है ना। तो एक प्रॉब्लम होगा कि जितना एनर्जी इधर जाने के लिए यूज हो रहा है ऑलमोस्ट उतना ही इधर जाने के लिए यूज हो रहा है, ऑलमोस्ट। तभी तो अपन इन रिएक्शन को जिसमें इंटरमीडिएट फॉरवर्ड भी जा सकता है और ऑलमोस्ट बैकवर्ड भी जा सकता है, उन्हीं को तो इक्विलिब्रियम बोलते हैं। यहां पर अपन को जो ट्रांजिशन स्टेट होगा, उस ट्रांजिशन स्टेट में अपन को पता है क्या हो रहा होगा। इस वाले ट्रांजिशन स्टेट, इस वाले ट्रांजिशन स्टेट में ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा होगा और SO3 के साथ बॉन्ड बन रहा होगा। ऐसे होगा, इस पर डेल्टा नेगेटिव आ रहा होगा, इस पर डेल्टा पॉजिटिव आ रहा होगा, और यहां CH बॉन्ड ब्रेक हो रहा होगा। इसमें ना CH बॉन्ड ब्रेक। इसमें ना फर्स्ट जो था वो रेट डिटरमिनिंग स्टेप है, सेकंड स्टेप में CH बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। अगर हाई टेम्परेचर होगा तो SO3 जो वापस रिएक्शन होगा ना, ऐसे SO3 एक्वस तो रहते ही और H2SO हो जाता है। हीट कर दो, SO3 गायब हो गया। अब SO3 है ही नहीं, तो इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, तो बैकवर्ड नहीं जा पाएगा। तो इसका मतलब है अगर इसको हीट करोगे तो रिएक्शन फिर इधर नहीं आ पाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड वापस नहीं बन पाएगा हीट करने से। ठीक है, अब मुझे क्या बताना है। अपन कहेंगे देखो सर, इसके लिए एनर्जी इधर से है, सिग्मा कॉम्प्लेक्स से इधर जाने का जितना एनर्जी है वो ऑलमोस्ट उतना ही एनर्जी इसका, जितना एनर्जी इधर का है उतना एनर्जी इधर का भी। तो मान लेते हैं अपन कि मान लो मैंने इसको ऐसे लिखा है, और इसमें मैंने क्या किया है, सल्फर ने ग्रुप रिएक्ट करवाया है। तो अपन कहेंगे सर इसमें तो आपने ऐसे बनाया, और फिर इसको आप ब्रेक करके ऐसे यहाँ शिफ्ट करके आप हाइड्रोजन हटा देते हो HSO4 के साथ, तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा। इसे तो नहीं अच्छा, मतलब इधर डबल बॉन्ड, इधर डबल बॉन्ड, इधर डबल बॉन्ड, ऐसे। अब अपन कहेंगे मान लेते हैं सर अगर ऐसे है तो फिर क्या करोगे। तो अपन कहेंगे देख भाई, अगर तुम मुझसे फर्स्ट स्टेप की बात कर रहे हो तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्यों, इधर ये बॉन्ड शिफ्ट होगा, सल्फर और कार्बन का बॉन्ड बनता है और S और O का बॉन्ड ब्रेक होता है। वो तो यहां भी हो रहा था, यहां भी हो रहा है। आप चाहे D लिखो, चाहे H लिखो, चाहे कुछ भी लिखो, क्या फर्क पड़ता है। दिस इज हेक्साड्यूट्रोबेंजीन। इस बेंजीन, हेक्साड्यूट्रोबेंजीन तो अपन बना भी सकते हैं। मतलब अगर मान लो आप ऐसे है, आपके पास बेंजीन है, इसको D2SO4 से रिएक्ट करवा दो, D2SO4 से रिएक्ट करवा दो, तो ये ड्यूट्रोबेंजीन बना देगा। एक्सेस लिख दो, सारे डी हटा दो,
सारे H हटा दूंगा, क्योंकि H की लिविंगबिलिटी तो D से अच्छी ही होगी। वो क्यों? क्योंकि CH बॉन्ड इज वीकर देन CD बॉन्ड। भाई मैंने कहा था आप यहाँ पर हाइड्रोजन को किसी भी, ये D पॉजिटिव देखना, D पॉजिटिव इलेक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल, और CD का बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होगा CH के बॉन्ड से, इसलिए D रिप्लेस कर लेगा उसे। मान लो मेरे पास हेक्साडियूट्रोबेंजीन है इंस्टेड ऑफ बेंजीन, तो फिर क्या फर्क पड़ेगा? अपन कहेंगे कोई फर्क नहीं पड़ा, रेट डिटरमिनिंग से तो यही रहेगा। क्यों? आप एरोमेटिसिटी ब्रेक कर रहे हो, वहां कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। अब कहेंगे भाई इधर SO3D है, इसको ब्रेक करूंगा तो इधर बन जाएगा SO3D प्लस D पॉजिटिव। अपन ने यहाँ पर ये जो D ऐड किया वो वाटर से ऐड करेंगे, हैवी वाटर। तो वी नो दैट यहाँ पर अपने पहले से हेक्साडियूट्रोबेंजीन लिया, यहाँ पर भी एक D था, और उसको रिएक्ट करवाया अपन ने किसके साथ? D2SO4। ये अपन कहेंगे SO3D का तो अब कुछ भी नहीं मेंशन किया, तो मैं तो इसे वही मान लूंगा कि भाई ये कहां से आया, तो कंसंट्रेटेड H2SO4 से। आपने कुछ बताया नहीं। तो इसमें कोई फर्क पड़ेगा क्या रिएक्शन में? अपन कहेंगे देखो सर, रिएक्शन में फर्क तो पड़ेगा, यहाँ नो इफेक्ट, यहाँ पर नो इफेक्ट, बट यहाँ पर R1 R2 अगर रेट ले लें तो R1 विल बी फास्टर देन R2 बिकॉज CH bond is weaker than CD bond, than CD। मतलब CD वाला जो होगा उसका एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ज्यादा होगा ब्रेक करना, मतलब इसमें E1 और E2 अगर एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है तो इसकी एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन विल बी मोर, सो R2 रेट इज स्लो as EA is more for this step because CH bond is stronger than, CH bond is weaker than CD bond। तो अपन कहेंगे सर मान लेते हैं अपन ये वाला पार्ट जो अपन ने लिखा हुआ है, इसमें अपन कहेंगे कि अगर मान लो मेरे पास यहाँ पर मैं बेंजीन की जगह हेक्साड्यूट्रोबेंजीन लेता तो क्या होता? तो अपन कहते हैं अगर हेक्साड्यूट्रोबेंजीन लेते ना तो ऐसे आता ग्राफ, ये CH बॉन्ड CD बॉन्ड, तो फिर किसको बोलूं रेट डिटरमिनिंग स्टेप? इसको बोलूं या इसको बोलूं? क्योंकि इसकी एनर्जी ज्यादा होगी इससे। हाँ, वो तो ये होती है रेट डिटरमिनिंग स्टेप के लिए, इसकी एनर्जी इवन ये अभी भी ज्यादा है इससे, इसलिए रेट डिटरमिनिंग स्टेप तो यही रहेगा। जो सेकंड स्टेप है जिसमें CH या CD बॉन्ड ब्रेक करना है, तो अपन कहेंगे उस स्टेप में जिसमें CH या CD बॉन्ड ब्रेक होता है, CH बॉन्ड ब्रेक करना आसान है इसलिए और उसका एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कम होगा, लेकिन CD बॉन्ड को ब्रेक करना मुश्किल है इसलिए उसका एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ज्यादा होगा। तो ग्राफ चेंज हो, सो अपन कहेंगे ठीक है, इन सल्फोनेशन, इन सल्फोनेशन, इन सल्फोनेशन isotopic effect is observed, effect is observed because isotopic bond is stronger than, isotopic bond is stronger than
नॉर्मल bond is stronger than normal. Isotopic bond is stronger than the normal. So इसलिए अपन उसको बोलेंगे सेकेंड रिएक्शन अपन कहेंगे H2SO4 होगा, हेक्साडिट्रोबेंजीन इज रिक्वायर्ड। अपन D2O ले सकते हैं, अगर आपने H2O लिया हुआ है अब बोलो उसमें एक वैसे तो इसको मैं H भी कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। इफ वी टेक वाटर, क्योंकि डी ये वाले डी तो पहले से थे ना, बेंजीन में पहले से थे, दिस इज हेक्साडिट्रोबेंजीन, देयरफॉर रेट ऑफ रिएक्शन अगर रेट C6H6 से तो ज्यादा होगा, C6D6 से ज्यादा होगा C6T6 से। T is a tritium there है, उसका अगेन द आइसोटोप। CH bond is weaker than CD, CD bond is weaker than CD। बॉन्ड स्ट्रेंथ है, तो अपन ने वो बॉन्ड स्ट्रेंथ लिखी। What is the bond strength? ये वाला रिएक्शन लगता है, ये अलग रिएक्शन था। हाउ टू मेक हेक्साडिट्रोबेंजीन। मेनली अपन को सल्फोनेशन, नाइट्रेशन और हैलोजिनेशन से भी क्वेश्चंस आते हैं। इसके बाद अपन एक फोर्थ एप्लीकेशन पढ़ेंगे। द फोर्थ एप्लीकेशन इज फ्रेडल-क्राफ्ट रिएक्शन। Kraft reaction. Now we are coming to the name reactions. These are of two types. ये दो टाइप का होता है, छोटा सा अपन डिफरेंस लिखेंगे। These are of two types, छोटा सा अपन डिफरेंस लिखेंगे कौन कौन सा टाइप का होता है, फिर अपन बाद में उसको और डिटेल में पढ़ते हैं। एक होता है, अब अपन फ्रेडल-क्राफ्ट रिएक्शन को ना ऐसे लिखेंगे, फ्रेडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन, ठीक है। और एक होता है फ्रेडल-क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन, एसाइलेशन रिएक्शन। ये दो टाइप से फ्रेडल-क्राफ्ट रिएक्शन होता है, एक एसाइलेशन रिएक्शन, एक एल्काइलेशन। फ्रेडल-क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन एंड एल्काइलेशन रिएक्शन। एल्काइलेशन में that is substitution of alkyl group in the benzene ring of alkyl group। alkyl group मतलब R in benzene, और acylation में substitution of acyl group in benzene। The acyl group is RC double bond in benzene, that is इसमें क्या करना होता है, इनको बेंजीन को लेना होता है, इसमें एसिड दैट इज एल्काइल हैलाइड लेना होता है, एनी एल्काइल हैलाइड वी कैन टेक। अपन एल्काइल हैलाइड मतलब कोई भी हैलोजन ले सकते हो आप, एनी हैलोजन्स, और इसको एनाइट्रस AlCl3। अब वैसे भी AlCl3 होगा तो जैसे अपन ने को लिखेंगे ये वाले रिएक्शन अपन लिखेंगे। अगर भाई अपन से पूछेगा कि भाई आपने हैलोजनेशन किया, सॉल्वेंट बताओ क्या यूज किया, हम कहेंगे सॉल्वेंट, वाटर तो नहीं होगा,
इसमें वाटर है ना, आप लिख रहे ना, बस कंसंट्रेटेड है तो क्या होगा, बट पानी तो होगा, इसमें वाटर नहीं होगा, इसमें वाटर है, सल्फोनेशन में भी वाटर है, नाइट्रेशन में भी वाटर है। कोई भी रिएक्शन में जिसमें लुईस एसिड होगा आप उसमें वाटर यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ये लुईस एसिड और ये लुईस बेस है, ये आपस में ही रिएक्ट कर लेंगे, दूसरा कोई रिएक्शन करेंगे नहीं, बिकॉज एसिड बेस रिएक्शन तो फास्टेस्ट होते हैं। इसलिए आप जब भी लुईस एसिड यूज करोगे ना, आप वाटर यूज नहीं कर सकते। वैसे सबसे अच्छा सॉल्वेंट होता है नाइट्रोबेंजीन, क्योंकि AlCl3 डिसॉल्व्स इन नाइट्रोजन। किसी का मतलब AlCl3 डिसॉल्व्स इन नाइट्रोबेंजीन का मतलब हो गया, डिसॉल्व का मतलब वो इजीली सॉल्यूशन बन जाएगा उसका। इट इज नॉट दैट कि Al अलग हो जाएगा और Cl अलग हो जाएगा। तो इसमें अपन को मिलेगा ये प्रोडक्ट, ये एल्काइल बेंजीन प्लस HX, दिस इज कॉल्ड एल्काइल बेंजीन। बेंजीन ऐसे बन जाएगा। मतलब अपन ने क्या किया कि अगर हमारे पास RX था, AlCl3 से रिएक्ट करवाया, इसके पास लोन पेयर होता है, ये इस पर अटैक करेगा तो अपन को मिलेगा RX, बिल्कुल जैसे अपन ने हेलोजनेशन में किया था, एक हेलोजन पे पॉजिटिव चार्ज आया था तो हमने थोड़ा सा हीट करके उसको ऐसे बना दिया था, R पॉजिटिव बनेगा और AlCl4 नेगेटिव बनेगा, ये अपने पास प्रोडक्ट बनेंगे। दिस विल एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल R पॉजिटिव, सो R पॉजिटिव बेंजीन से रिएक्ट करेगा, R positive will react with benzene to form alkyl benzene, और जो H positive निकलेगा वो H positive इससे रिएक्ट करके, ये जो H positive है Cl4 नेगेटिव है, ये HCl बनेगा और AlCl3 which is a catalyst will comes out, is a catalyst, what is the product of reaction। इसमें काफी सारा पार्ट है, अभी अपन और भी डिस्कस करेंगे। सेकंड पॉइंट था ये, एक बार अपन एल्काइलेशन और एसाइलेशन का डिफरेंस चेक कर लेते हैं। अगर हम बेंजीन को रिएक्ट करेंगे एसाइल क्लोराइड के साथ, उनको पता है ये ऑयल क्लोराइड है, इसको अपन एसाइल क्लोराइड बोलते हैं। अगर इसके साथ रिएक्ट करेंगे एनाइड्रस AlCl3 होगा तो एनाइड्रस तो होगा ही होगा, ये है अपने पास, इससे रिएक्ट करेगा। तो अभी अपन मैकेनिज्म की बात नहीं कर रहे हैं तो अपन इसको हटा देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन विल बी दिस, ये अपन एसाइलेशन मतलब इस ग्रुप का एडिशन प्लस HCl बन जाएगा, HCl is the product of reaction, so that is the product of reaction, ठीक है ना। इसमें भी होता क्या है, जैसे अपने पास ये क्यों इधर Cl है, इसको रिएक्ट करना है AlCl3 के पास, ये इसके लोन पेयर से इलेक्ट्रॉन ले लेगा और अपने पास बनेगा AlCl3, इस पे नेगेटिव चार्ज, इस पे पॉजिटिव चार्ज। जब इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो थोड़ा हीट करेंगे तो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड साइलेमाइड बन जाएगा अपने पास, ये पॉजिटिव और ये AlCl4, ये नेगेटिव चार्ज। दिस विल रिएक्ट विद बेंजीन, ये बेंजीन से रिएक्ट करेगा, दैट विल एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल टू गेट दिस C डबल बॉन्ड R प्लस H प्लस आइन। सो ये H प्लस आइन AlCl4 के साथ रिएक्ट करके, जैसे AlCl4 में यहाँ रिएक्ट किया वैसे AlCl3 which is a catalyst और HCl बना देगा, तो हमने बनाया।
अब अपन इसको एल्काइलेशन को पहले डिस्कस करते हैं, फिर एसाइलेशन को डिस्कस करेंगे। तो अगर अपन एल्काइलेशन की बात करेंगे ना, व्हाट इज एल्काइलेशन, तो अपन एल्काइलेशन को ऐसे एल्काइलेशन, अभी व्हाट विल हैपन, जब अपन एल्काइलेशन की बात करेंगे तो एल्काइल हैलाइड को AlCl3 से रिएक्ट करवाना है। तो चलो मान लेते हैं अपन अपने पास ऐसे, भाई एक बार अगर अपने पास ये ग्रुप आ गया, एक बार अपन ने अगर ये बना लिया, फिर अपन को कोई प्रॉब्लम नहीं, वो तो बेंजीन से रिएक्ट करेगा और बेंजीन से अटैक करके विल गेट एल्काइल बेंजीन। ये अपन ने ये ग्रुप बना लिया, हमें सिर्फ ये इलेक्ट्रोफाइल बनाने होते हैं, वो मेथड अपन को आनी चाहिए। एक बार अपन ने इलेक्ट्रोफाइल बना लिया तो फिर अपन प्रोडक्ट बना लेते हैं, ठीक है ना। तो अगर मान लो अपने पास ऐसे गिवन है और इसको रिएक्ट करवाया अपन ने AlCl3 से। अभी AlCl3 में आपने बताया था कि यहाँ पर लोन पेयर है, अगर ये लोन पेयर प्रेजेंट है तो यू नो दैट इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये ब्रेक होगा। तो अब पढ़ चुके हैं अपन कि वो ब्रेक होगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, बार बार लिखने की क्या जरूरत है, ये बन जाएगा। ये तो कार्बोकेटाइन बन रहा है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, ये तो कार्बोकेटाइन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन इज इंटरमीडिएट एज इंटरमीडिएट। सो अगर कार्बोकेटाइन बनेगा तो रीअरेंजमेंट्स होंगे, सो रीअरेंजमेंट्स कैन टेक प्लेस। यहां तो नहीं हो सकता क्योंकि ये 1 डिग्री है, भी 1 डिग्री, सो रीअरेंजमेंट्स can take place where it is possible, जहां पॉसिबल होगा वहां पर रीअरेंजमेंट करेंगे। मतलब अगर अपने पास ऐसे गिवन है CH3 CH2 CH2 Cl, अपन को पता है यहाँ पर AlCl3 इससे रिएक्ट करेगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, विल गेट लाइक दिस। ये तो 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है और यहाँ पर 2 डिग्री बन सकता है, तो 1 to हाइड्रेट शिफ्ट करेंगे। जैसे अपन ने पहले पढ़ा हुआ है, ये शिफ्टिंग यहाँ से हाइड्रेट को यहाँ शिफ्ट करता है, ओनली 1 to शिफ्ट इज अलाउड। शिफ्टिंग आप कितने बार भी कर सकते हैं। 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, दिस विल एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल, ये इलेक्ट्रोफाइल। मतलब अगर मुझे, सो वी कैन से दैट अगर मैं बेंजीन को ऐसे रिएक्ट करता हूँ CH3 CH2 CH2 Cl और इसको AlCl3 से रिएक्ट करवाता हूँ, the product I will write is like this, is the product। मतलब पहले अपन को पता है कि आपने इसको इस पर अटैक करवाया होगा, फिर ये बॉन्ड ब्रेक हुआ होगा, 1 डिग्री कार्बोकेटाइन बना होगा और 1 डिग्री के बाद आप 2 डिग्री पे शिफ्ट किया होगा, और फिर जब वो 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बन जाएगा तो ये बेंजीन पे अटैक किया होगा, मतलब बीच वाला कार्बन एटम जो कार्बोकेटाइन बना वो बेंजीन पे अटैक करके HCl बना है, वो अपन को पता होना चाहिए। तो अगर मान लो अपने पास दूसरा कोई एग्जांपल है, तो एक बार मैं बेंजीन को ऐसे रिएक्ट करता हूँ, तुम बताओ प्रोडक्ट क्या होगा। वी कैन राइट लाइक दिस, AlCl3, और एक बार मैं बेंजीन को ऐसे रिएक्ट करता हूँ,
दोनों ही केस में आपको मैंने पढ़ा रखा है, एक बार ट्राई करो कैसे बनता है ये प्रोडक्ट, देन टेल मी। हो गया? तो पहले अपन ने यहाँ पर 1 डिग्री कार्बोकेटाइन बनाया, इसको अटैक करवाया, 1 डिग्री कार्बोकेटाइन बनाया, और 1 डिग्री बाद वो 2 डिग्री बनाएगा, 2 डिग्री के बाद 3 डिग्री बनाएगा, 1 to 50 पॉसिबल, 3 डिग्री बनेगा। अब वो बेंजीन से रिएक्ट करेगा। ऑर्गेनिक रिएक्शंस आर वेरी स्लो रिएक्शंस ना, ऑर्गेनिक रिएक्शंस आर वेरी स्लो रिएक्शंस, सो वी नो दैट। अब 1 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा तो पहले वो 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा, उसके बाद ही दूसरी जगह रिएक्ट करने जाएगा, मतलब पहले सबसे ज्यादा स्टेबल बनेगा ये अपने आप में। अब ये नहीं कहेंगे कि सर ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये ज्यादा रिएक्टिव है तो पहले इसी से रिएक्ट करवा दो, और अच्छी बात है, करे तो करवा देंगे ना। लेकिन ऑर्गेनिक रिएक्शन तो बहुत स्लो रिएक्शन होता है। खाना जो हम खाते हैं वो 4 आवर्स तक तो ऐसे ही पड़ा रहता है, उसके बाद शुरुआत होती है एसिड में डिजोल्व होने की, एसिड में डिजोल्व होने की, उसमें पूरा लग जाता है टाइम। तो ऑर्गेनिक रिएक्शंस आर वेरी स्लो रिएक्शंस। तो जब वो 1 डिग्री बनेगा तो ऐसे थोड़ी होता है 1 डिग्री बना तुरंत रिएक्ट कर लेगा बेंजीन से, नहीं। वो पहले कार्बोकेटाइन देखेगा यार कुछ और स्टेबल हो जाए आराम से, चलो अब नहीं हो पाए, चलो फिर ढूंढते हैं बेंजीन को, ढूंढते हैं, तो बेंजीन को ढूंढेगा, वी गेट द प्रोडक्ट लाइक दिस, ऐसे बना, ये प्रोडक्ट बन गया। ऑर्गेनिक ऐसे ही है। इधर वाले में तो 1 डिग्री कार्बोकेटाइन बन रहा है, फिर तो रिंग एक्सपेंशन करेंगे, किया ना आपने रिंग एक्सपेंशन, ऐसे बनाया होगा ना, फिर रिंग एक्सपेंशन किया आपने इधर से, तो अपने पास ऐसे रिंग एक्सपेंशन, ये पॉजिटिव चार्ज, और जो ये बनेगा वो 6 नंबर बना अपने पास ऐसे। चलो इसी को अटैक करवाते हैं बेंजीन पे, तो ये प्रोडक्ट है। अरे ये प्रोडक्ट बन गया। सो इसका जो प्रोडक्ट होगा वो साइक्लोहेक्साइल बेंजीन बना, राइट। ये एल्काइलेशन रिएक्शन है, अपन को याद रखना होता है कि वहां कोई रीअरेंजमेंट होगा, राइट। अब यहीं तक पढ़ते हैं अपन, नेक्स्ट टाइम फिर इससे आगे पढ़ेंगे क्योंकि ये वाले पार्ट में बहुत टाइम लगने वाला है, तो शीट के हिसाब से पढ़ेंगे तो खत्म ही हो जाएगा।
15-20 मिनट में, आधे घंटे में खत्म कर दूँ, लेकिन मैं काफी देर तक पढ़ूंगा इसको, क्योंकि इसमें बहुत सारा केमिस्ट्री होगा। और क्या, मेमोराइज करना होगा, प्रैक्टिस करोगे तो धीरे धीरे आ जाएगा। चलो फिर आज इतना ही करते हैं। कल मॉर्निंग में 7:30 to 9, या कल छुट्टी ले लें, बताओ? छुट्टी ले लेते हैं यार, क्या उतना अच्छा इसमें, तो सब मना कर ले रहे लो थे, सर। ऐसे गलत बात है सब, छुट्टी छुट्टी छुट्टी, क्लास सर। सर पीडीएफ सेव कर लो। क्लास है, छुट्टी लेते हैं यार, छुट्टी बहुत हो जाएगी, क्लास ले लेते हैं। सब गड़बड़ हो जाता है पता है छुट्टी लेने से, फिर ज्यादा टेंशन हो जाती है मुझे क्लास की, मतलब सिलेबस की टेंशन ज्यादा हो जाती है, इसलिए नो छुट्टी, मॉर्निंग क्लास। चलो थैंक यू।